हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 4 एग्रीकल्चर का थर्ड पार्ट है और इसमें हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। तो या फिर ये आपका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, जैसे कि सजेस्ट द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, खेती बाड़ी का उत्पादन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए थे हमको वो बताने हैं। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्या क्या इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए फार्मर्स के लिए, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कलेक्टिवाइजेशन, कॉपरेशन एंड अबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम वर गिवन प्रायोरिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स का मतलब है कि लैंड, अलग अलग जो लैंड्स हैं उनको कंसोलिडेट कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि उन्हें मिला दिया जाए। या फिर कलेक्टिवाइजेशन कर दिया जाए। कलेक्टिवाइजेशन में क्या होता है कि फार्मिंग के लिए, फार्मिंग प्रोडक्शन के लिए जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएं या गवर्नमेंट उसे मैनेज करे। और कॉपरेशन, फार्मर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करें। एंड अबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, ज़मींदारी जो सिस्टम था कि ज़मींदार की लैंड पे जो है लैंड टिल करनी पड़ती है, तो ये सब सिस्टम जो था, एक लैंडलेस लेबर को ज़मींदार के अंडर काम करना पड़ता है, तो ये सारे सिस्टम को ख़त्म करने की डिमांड की गई। इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई इंडिपेंडेंस के बाद। नेक्स्ट है द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द वाइट रेवोल्यूशन were some of the strategies adopted in 1960s and 1970s to improve Indian agriculture. इंडियन एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की गई 1960s में और 1970s में, जिनका नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन आपने पहले भी सुना होगा कि ये क्या होते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे कि इसमें HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, और केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया था हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन। और वाइट रेवोल्यूशन किस लिए था, इसका दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड भी है। तो ये वाइट चीज़ों का, जैसे मिल्क, एग्स, इन सब चीज़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ये लाया गया था। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा ताकि इंडियन एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो सके। फिर है, और लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1980s एंड 1990s वॉज इनिशिएटेड विच इंक्लूड्स प्रोविज़न ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट फ्लड, ड्रॉट, फायर एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ने 1980s 1990s में भी एक लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी कि क्रॉप इंश्योरेंस का, फ्लड, ड्रॉट और फायर या इस तरह की चीज़ों के अगेंस्ट प्रोविज़न, यानी कि अगर किसी भी फार्मर का क्रॉप्स का नुकसान हो जाता है, फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से, सूखे की वजह से, आग की वजह से उनकी क्रॉप्स का नुकसान होता है, तो उसके लिए भी एक अलग से लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स टू प्रोवाइड इजी लोन फैसिलिटीज़ एट लो इंटरेस्ट रेट्स। और गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ग्रामीण बैंक्स, यानी गांव में कुछ बैंक्स, और वो ग्रामीण बैंक्स जो हैं वो शहरों में भी हो सकते हैं, तो यानी कि फार्मर्स के लिए कुछ बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स खुलवा दिए गए ताकि उन्हें लो इंटरेस्ट रेट पे इजीली लोन मिल सके। CC किसान क्रेडिट कार्ड, PAIS पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, MSP मिनिमम स्पॉट प्राइस और ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ और चीज़ें इंट्रोड्यूस की, जैसे कि KCC किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, किसान के अलग से अब क्रेडिट कार्ड बनते हैं। PAIS उनका पर्सनली कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके प्रति इंश्योरेंस। और MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, इससे मिनिमम जो है मार्केट में कोई भी ग्रेन्स नहीं बेची जा सकती हैं, हर एक ग्रेन का एक MSP तय हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें भी फार्मर्स के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो लागू की हैं। तो ये वो चीज़ें, ये वो रिफॉर्म्स लिए गए हैं या ये वो इनिशिएटिव्स हैं, ये वो स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और फार्मर्स को बेनिफिट कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी एक NCERT क्वेश्चन है। हमें बताना है ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट्स रहे हमारे इंडियन एग्रीकल्चर पर, ठीक है। इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन, यहाँ पे आएगा इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर पे जो है वो गवर्नमेंट के ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट्स रहे हैं। तो फर्स्ट है, बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन स्पाइसेस वर
एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन देखी जाए तो इंडिपेंडेंस से पहले ही एग्रीकल्चर में आ चुकी थी। इंडियन एग्रीकल्चर में इंडिया से जो कुछ मसाले हैं वो वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर एक्सपोर्ट किए जाते थे। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, यानी इंडिया से दूसरे देशों में भेजे जाते थे। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल कॉटन एज मटीरियल इज़ एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फॉर एज रॉ मटेरियल इज़ एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। कॉलोनियल रूल के टाइम पे ही जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ राज करते थे तो कॉटन जो है रॉ मटेरियल के तौर पर वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो। फार्मर्स को भी नील की खेती, इंडिगो मतलब नील की खेती के लिए भी फोर्स किया जाता था, क्योंकि वो भी वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ज़रूरत में होती थी। After 1990, Indian agriculture was not able to compete with developed countries. 1990 के बाद अब इंडियन एग्रीकल्चर जो था वो दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ से compete करने की हालत में नहीं था, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी और इंडिया का एग्रीकल्चर की हालत उस टाइम तक बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि हमारी ज़्यादातर चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही थी और हमें जो थे रॉ मटेरियल्स हम एक्सपोर्ट करते थे और हम जो थे वो फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे, तो हमें सब कुछ बहुत कॉस्टली पड़ता था। धीरे धीरे हमारा सब कुछ यहाँ से ख़राब होता चला गया। प्रॉपर मेजर्स शुड बी टेकन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन ऑर्डर टू मेक द इंडियन एग्रीकल्चर सक्सेसफुल। तो गवर्नमेंट को कुछ प्रॉपर मेजर्स लेने चाहिए ताकि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट लाई जा सके और ताकि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो सक्सेसफुल हो सके। तो ये वो इम्पैक्ट्स थे जो ग्लोबलाइजेशन के हमारे एग्रीकल्चर पे पड़े थे, यानी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये जो एग्रीकल्चर पे हमारे यहाँ पड़े हैं। तो इसके लिए हमारा सजेशन ये है कि कुछ मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट को लेना चाहिए ताकि छोटे फार्मर की कंडीशंस को भी हम इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि फार्मर्स तरक्की करेंगे तभी वो देश जो है वो तरक्की कर सकता है।